भारत की बात करें त्राही त्राही कर रहा है। और जो सत्ता है, मैं जो माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह हैं वो चुनाव की बातें कर रहे हैं। बंगाल का इस समय जो कह रहे हैं कि नौकरी दे रहे हैं और बड़े बड़े उन्हें वायदे कर रहे हैं, क्या उनके वायदे पूरे हो सकते हैं? भाई 7 साल बीजेपी को हो गए हैं केंद्र में सत्ता करते हुए, और कई राज्यों में इनकी सत्ता पिछले 10 साल से 15 साल से चल रही है। आप मध्य प्रदेश की बात देख लो, आप गुजरात देख लो, यहाँ इनकी सत्ता को 15 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया है। और इस समय मध्य प्रदेश के आप हालात देखो, बद से बदतर है। वहाँ की सड़कें देख लो, वहाँ का किसान देख लो, वहाँ का आम आदमी देख लो, और वहाँ रोजगार की व्यवस्था देख लो। यही हाल बिहार का है। बिहार में भी 15 साल से ज़्यादा हो चुका है और वहाँ भी हालात बिल्कुल बदतर है। और इतिहास गवाह रहा है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी ने सत्ता करी है, वहाँ पे इन्होंने सीधा मिडिल क्लास को प्रहार किया है और मिडिल क्लास को कमज़ोर करने की कोशिश की है। अगर इनके मंसूबे कामयाब हुए और ये किसी भी तरीके से अगर बंगाल में कुछ ईवीएम में गड़बड़ी करके या बंगाल की जनता को छल करके या भ्रम करके अगर वहाँ भी सत्ता बनाने की कोशिश करते हैं तो बंगाल का भी हाल वही होगा। लेकिन बंगाल की जनता बाकी जगह का, जो बाकी स्टेट में जो स्थिति है, उस स्थिति से पूरी तरीके से परिचित है, क्योंकि वहाँ की जनता जागरूक है और पढ़ी लिखी जनता है, तो वो इनके भ्रम में नहीं फंस रही है। और पहले चरण का मतदान हो चाहे दूसरे चरण के मतदान हो, दोनों चरण के मतदान में जो वहाँ से रुझान मिल रहे हैं उसमें साफ साफ आ रहा है कि बीजेपी 0 पे है। ममता दीदी को 200 से पार सीटें मिलने वाली हैं। अभी 60 या 62 सीटों पे चुनाव हो चुके हैं, उसमें से मुझे लग रहा है 50 से ज़्यादा सीटें ममता दीदी को मिलेंगी और बीजेपी अभी वहाँ पे 0 पे है। अभी आपने बिहार का जिक्र किया, बिहार में भी कुछ दिन पहले देखा गया सदन के अंदर जो जिस तरह से मारपीट की गई, महिलाओं को घसीटा गया, कैसे देखते हैं? क्या वहाँ लोकतंत्र खत्म हो चुका है? भाई देखो, बीजेपी का हो या आरएसएस का हो, इनके मंसूबे शुरू से यही रहे हैं। ये देश को गुलामी की तरफ लेके चलना चाहते हैं। इनका सीधा सा इनका मुद्दा ये है कि या तो आप हमारे हिसाब से काम करिए, या तो सत्ता की हाँ में हाँ मिलाइए, और अगर आप विरोध करेंगे तो इन्हें लोकतंत्र की, पुरुष की, स्त्री की, बड़े की, बूढ़े की, किसी की लोक लाज लज्जा नहीं है। अब देख लो कितना दुर्भाग्यशाली जो है हमारे देश में, देश के संविधान में या देश के इतिहास में वो अध्याय जो 23 मार्च का जो दिन था वो काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि उस दिन देश में जो विधानसभा थी उसमें विधानसभा के जो प्रतिनिधि थे, विधायक थे, इनको खींच के मारा गया, जबकि स्त्रियों पे भी हमला किया गया। और मीडिया जो लोकतंत्र का एक स्तंभ माना जाता है पत्रकार, तो पत्रकारों की भी पिटाई की गई। और ये सब क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके ऐसा विधेयक पास कराया जा रहा है जिसमें आप कानून व्यवस्था का बिना इस्तेमाल किए किसी को भी कभी भी उठा के जेल में बंद कर सकते हैं। और पुलिस को पावर बढ़ा दी गई है और जो न्यायपालिका है उनके अधिकारों को कम किया गया है। तो आप इस जो बिहार है, बिहार एक एग्जाम्पल है कि बीजेपी के आने वाले मंसूबे क्या हो सकते हैं, बीजेपी किस तरह से देश में शासन करेगी, या जिन जिन प्रदेशों में बीजेपी की सत्ता आने वाली है तो वहाँ क्या स्थितियाँ हो सकती हैं। यूपी में भी धीरे धीरे वही हालात हो रहे हैं। पुलिस हो या प्रशासन हो या नेता हो या मिनिस्टर हो, सब अपराधियों को बचाने में लगे रहते हैं। ये नहीं कि आप अपराधियों को जेल में डालें, ये अपराधियों का पक्ष लेने में। अगर किसान आंदोलन की बात करें, किसान कानून, ये किसी कानून की बात करें तो नीति आयोग के एक अधिकारी हैं सुनील चंद, वो कह रहे हैं कि जो 3 कानून हैं इसे जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए ताकि जो किसानों की आमदनी को दोगुना करने का 2022 तक का जो लक्ष्य है ये पूरा किया जा सके। भाई आप सीधा काम कर लो, एक आपको कोई कानून नहीं लगाने, कुछ नहीं करना। जो किसान की इस समय की जो फसल है, इस फसल को आप एमएसपी पे खरीद लो, किसान अपने आप में, किसान की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। हम तो ये कह रहे हैं ना, आप किसानों को गलत सिद्ध कर दो। आप ये बता दो ना, जैसे आप कह रहे हैं कि एमएसपी थी है और रहेगी, तो ये फसल आपके सामने, पूरा देश, पूरी दुनिया, हर जगह की मीडिया इस चीज को देख रही है। देश की बड़ी बड़ी लोक शक्तियां, लोकतंत्र की शक्तियां हैं, वो सब इस चीज को देख रही हैं। और बड़े बड़े जो किसानों के
संगठन है पूरी दुनिया के, वो सब देख रहे हैं और यहाँ की निंदा भी कर रहे हैं। तो आप उनके मुंह पे करारा तमाचा मारो। जितनी किसानों की फसल है, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चने की फसल हो, जितनी भी फसल है उसको आप MSP पे खरीद लो, उसमें क्या दिक्कत है। जब आप कह रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी हमारे कह रहे हैं, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि MSP है, और जो कृषि मंत्री जी है वो कह रहे हैं कि कानूनों में कुछ काला नहीं है, तो आप उसका एग्जाम्पल सेट करके दो ना जनता को। कहने से कुछ नहीं होता है। इनका बीजेपी वालों का क्या होता है, ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इनकी कथनी कुछ और रहती है, करनी कुछ और रहती है। 2014 में इन्होंने क्या कहा था कि बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार, और पिछले 7 साल में देख लीजिए बलात्कार 2 गुने 4 गुने हो गए हैं, भ्रष्टाचार पीक पे है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन चली गई है। 2014 से पहले प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी हैं, इनके भाषण सुन लीजिए, क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था गिरने का मतलब है कि प्रधानमंत्री की साख गिर रही है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने का मतलब है कि प्रधानमंत्री की साख गिर रही है। और अब जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं दिनों दिन, 100 रुपए के आसपास पेट्रोल है, 90 रुपए डीजल है, और अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, अभी भी माइनस में GDP है। तो इसमें किसका हाथ है? इसमें पाकिस्तान का हाथ है, चाइना का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है, किसका हाथ है? कि किसानों का हाथ है। GDP गिराने में सीधे तौर पे इनकी जो है अर्थव्यवस्था में जो इनकी दूरअंदाजी है उसकी कमी है, क्योंकि इनका ध्यान सीधा विपक्ष को दबाने में और किसान को दबाने में है। देश की इकोनॉमी पे ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। देश के आम आदमी को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए उन पे ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये तानाशाही पे ध्यान दे रहे हैं कि हम सब कैसे और जगह सरकार बनाएं। जहाँ पे मान लो हमारी सरकार नहीं है तो विपक्ष के विधायकों को कैसे खरीदें। जो PM केयर फंड में जो हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया आया था, वो रुपया इनका कहाँ गया? वो रुपया इनका मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में गया और अगली सरकारों के लिए प्रचार करने में गया। इनका जो सरकारी जो हमारे आम जनता का टैक्स का पैसा है, वो आधे से ज्यादा पैसा ये प्रचार में खर्च कर रहे हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे, न्यूज पेपरों पे ये फ्रंट में ऐड देते हैं कि यहाँ हमने बढ़िया कर दिया, वहाँ बढ़िया बात करें। अभी जो ये 3 कृषि कानून को लेकर जो मीटिंग बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसे क्लोजर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है। कहा जा रहा है कि 84 संगठनों से बातचीत करके, किसान के 84 संगठनों से बात करके अब ये रिपोर्ट बनाई गई है। ये कौन से संगठन है? ये वही संगठन होंगे जो अभी पीछे किसानों की इन लोगों ने सम्मेलन लगाए थे, जो भाड़े से पैसे दे के किसानों को बुलाया गया था, और जब उन किसानों को हकीकत पता चली तो सारे वापस चले गए। तो इसी तरीके से बीजेपी ने अपने किसान संगठन बुलाए होंगे और उन्हीं किसान संगठनों जो हमारे 40-45 किसान संगठन है, जिसको संयुक्त किसान मोर्चा बोला गया, इसमें से किसी भी किसान नेता से बात नहीं हुई है। और सुप्रीम कोर्ट तो इस समय सरकार के पंजे में कैद है। सुप्रीम कोर्ट हो, ED हो, CBI हो, या जितनी भी जांच एजेंसी है, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी की बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब लेटरल एंट्री क्या है? लेटरल एंट्री पहले सीनियर ऑफिसर को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जाता। अब लेटरल एंट्री के जरिए ये क्या कर रहे हैं कि भाई कोई सीनियर IAS ऑफिसर होगा, वो किसी भी फाइल पे ऐसे साइन नहीं करेगा। इन्होंने लेटरल एंट्री के जरिए अपने जो नुमाइंदे थे प्राइवेट सेक्टर के जो थे, वो उन सबको अपने जो ज्वाइन करा लिया और अपने हिसाब से ये फाइलें पास कराने का पूरा। नहीं डॉक्टर साहब, भरोसा किस पे है आपको? भरोसा हमें लोकतंत्र पे है, और हम लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। संविधान ने हमें आज़ादी दी है शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें संविधान ने बोला है, तो हम अपनी आवाज को रख रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आज नहीं तो कल जब इनकी सरकारें गिरेंगी राज्य से, और राज्य से मैं मान लो सरकार नहीं गिरती, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कुछ आएगा, क्या आप उसको मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष तरीके से फैसला देगा तो मानेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में फैसला देगा तो हम कैसे मान लेंगे? भाई जो हमारी जायज मांगे हैं उनको आप मानिए। भाई अगर मांगों में कुछ भी चीज नाजायज है तो उस पर आप चर्चा करिए। चर्चा करने के लिए तो किसान हमेशा तैयार रहा है। 12 दौर की जो वार्ता हुई है उसमें किसान संगठनों की मंजूरी रही है। किसान संगठनों ने कहा है कि हमसे बातचीत कीजिए, लेकिन ये लोग बातचीत ना करके हमारे किसान नेताओं को बुलाते हैं, उनको धमकाते हैं, उनसे बोलते हैं कि साहब कानून तो यही रहेंगे, बाकी आप बोल लो, बाकी जो करना है वो कर लो। भाई जो मूल मांगे हैं उन मांगों पे आप बात कीजिए। अगर आप MSP की बात कर रहे हैं तो उस पर लिखित कानून बनाने में आपको क्या दिक्कत है? अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, वो अभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि LG को पावर दे दी है, और वहाँ जो लोकतंत्र की बात है, जो लोगों ने वोट दिया, जिसको जिताया, और वो LG को पावर दी। जो लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री चुन के बैठा हुआ है,
ठीक है, अगर वो ठीक काम कर रहे हैं तो उनके पावर को कमजोर करने के लिए आपने अलोकतांत्रिक तरीके से एलजी की पावर बढ़ा दी, तो उससे क्या होगा? उससे मोनोपोली बढ़ रही है ना। जनता ने तो चुना सीएम को, लेकिन आपने सीएम किसे बना दिया? एलजी को। अब ये यही सिस्टम करना चाह रहे हैं पूरे देश में, ये हिटलर शाही लाना चाह रहे हैं। आप इनके मंसूबों को समझिए। ये जनता द्वारा जो लोकतंत्र बनाया गया, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है, और जो इतने बड़े बड़े आंदोलनकारी समाजवादी नेता हुए हैं जिन्होंने आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए 70 साल 80 साल संघर्ष किया है। और पुरानी जो जितनी भी पुरानी सरकारें रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो जनता दल की सरकार रही हो, तीसरे मोर्चे की सरकार रही हो, इन सभी सरकारों ने हमेशा लोकतंत्र का ख्याल रखा है और हमेशा आम जनता के लिए काम किया है। और ये ऐसी सरकार है जिसने कहा कुछ और। 2014 में जब ये चुनाव लड़ रहे थे तब इनकी कथनी कुछ और थी, और अब इनके करनी जो है वो कुछ और है। इन्होंने कहा था कि हम आम जनता का विकास करेंगे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाएंगे, देश में गरीबी को कम करेंगे। और आप देखिए हंगर इंडेक्स जो है उसमें भारत का नंबर 50 देशों से नीचे हुआ करता था। 46वां या 47वां नंबर था 2013 में, और इस समय 109वां स्थान है 150 देशों में। तो इसमें क्या है कि भुखमरी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है। बेरोजगारी देख लीजिए, बेरोजगारी बढ़ रही है दिन पे दिन। कोरोना, जब से ये कोरोना में लॉकडाउन लगा है, 10 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हो चुका है। तो ये 10 करोड़ युवा क्या करेगा? ये तो जब 10 करोड़ युवा बेरोजगार हो गया तो समझ लो कितने परिवार बेरोजगार हो गए। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, उन्होंने बनाया, धारा 370 हटाएंगे, हटाया, 35 से हटाएंगे, हटाया। धारा 370 आपने कश्मीर में हटाई, एनआरसी की बात की उन्होंने की है। आपने धारा 370 कश्मीर में हटाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जम्मू में, उत्तराखंड में और पूर्वोत्तर राज्यों में जहाँ 35 लगी है, जहाँ पे भूमि खरीदने का अधिकार नहीं है, नागालैंड में अभी भी वहाँ का झंडा फहराया जाता है, तो उस पे काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कश्मीर में ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। और इनका शुरू से मंसूबा यही रहा है कि देश को जो है ना धर्म और जातियों में बांटने का काम करो। और रहा दूसरा प्रश्न क्या था आपका? सीएनआरसी का, सीएनआरसी की बात हुई। सीएनआरसी इन्होंने आसाम में लगाई। आसाम में आपने देख लिया सीएनआरसी कितना बड़ा फेल्योर रहा। वहाँ के जो मूल नागरिक थे, जो यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब थे, तो उनके भाई ही सीएनआरसी को में क्लियर नहीं हो पाए, वो अनिवासी हो गए। और 14 लाख से ज्यादा लोग जो कह रहे थे ना कि यहाँ से बांग्लादेशी मुस्लिम भाग जाएंगे, 14 लाख हिंदू आसाम में, सिर्फ आसाम में 14 लाख हिंदू बेघर हो गए हैं, और वो डिटेंशन सेंटर में पड़े हुए हैं 14 लाख हिंदू। और सोच लीजिए अगर सीएनआरसी जैसा खतरनाक कानून अगर पूरे देश में लागू हो जाएगा तो इस देश की स्थिति क्या होगी? लेकिन सर, ये अपने हिसाब से ये बात सच है। बीजेपी और आरएसएस की बात को मानेगा उसको ये देश का नागरिक घोषित कर देंगे, और जो हम जैसे लोग हैं, हम लोगों को ये देश का नागरिकता हम लोगों की खत्म कर देंगे। लेकिन ये तो सच है कि लोगों ने राम मंदिर के नाम पर वोट दिया था, राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं दिया था, ना सीएनआरसी के नाम पे वोट दिया था। इन्होंने 2014 से पहले कभी भी इन बातों की रोजगार की बात नहीं, इन्होंने रोजगार के नाम पे वोट मांगा था, इन्होंने काले धन के नाम पे वोट मांगा था, इन्होंने बढ़ती हुई बेरोजगारी के नाम पे वोट मांगा था, इन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पे वोट मांगा था कि भ्रष्टाचार कम करेंगे, इन्होंने महिला सुरक्षा के नाम पे वोट मांगा था, इन्होंने विकास के नाम पे वोट मांगा था, इन्होंने अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के नाम पे वोट मांगा था। इनके जो 15 जो इनके चुनावी मुद्दे थे, जो इन्होंने मुद्दे बताए थे कि हम इन पे काम करेंगे और 100 दिन के भीतर काम करेंगे, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, उनमें से एक भी विषय पे काम नहीं किया। इन्होंने काम किस पे किया? धार्मिक और जाति हिंसा भड़काने पे काम किया। इन्होंने काम किस पे किया? महिला असुरक्षा बढ़ाने पे काम किया। इन्होंने काम किस पे किया? बढ़ती हुई बेरोजगारी पे काम किया। आज की डेट में देखिए बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है। इन्होंने काम किस पे किया? नोटबंदी और जीएसटी जैसे खतरनाक कानून लगा के इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ मरोड़ दिया। मिडिल क्लास और जो छोटा व्यापारी था उसको खत्म करने का काम किया। इन्होंने एनआरसी, सीए जैसी चीजें लगा के देश में धार्मिक उन्माद
बढ़ाने का काम किया, और अब ये किसानी को खत्म करना चाह रहे हैं। इस देश की 80 से 85% जनता किसानी पे निर्भर है, और किसानी ऐसा निकाय है जो लॉकडाउन के दौरान भी किसानों ने दिन रात की परवाह ना करके, अपनी जान की परवाह ना करके फसल उगाई, और हमारे घर तक 2 वक्त की रोटी और सब्जियां और राशन पहुंचवाया। अब सोच लीजिए, अगर यही किसानी कोट पैंट वाले दलालों के पास पहुंच जाएगी तो इस देश में मिडिल क्लास की हालत क्या होगी, गरीबों की हालत क्या होगी। जो रोटियां आपको मिल रही है ना, 2 वक्त की रोटी 2 रुपए की या 3 रुपए की रोटी मिल जाती, वही रोटी आपको 50 रुपए की मिलेगी। वही सब्जी आपको 200 रुपए किलो की मिलेगी। वही आटा आपको 100 रुपए किलो का मिलेगा। आम आदमी 2 वक्त की रोटी भी चैन से नहीं खा पाएगा। बीजेपी शुरू से पूंजीपतियों की पार्टी रही है, और इन्होंने हमेशा पूंजीपतियों के लिए काम किया है। रास्ता क्या है फिर डॉक्टर साहब इन सब चीजों से निजात पाने के लिए? सिर्फ है सरकार को बदलने का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि जब संसद आवारा हो जाती है, निकम्मी हो जाती है, तो जनता को सड़क पे उतरना पड़ता है और सरकार को बदलना पड़ता है। और जिंदा कौमें 5 साल तक सरकार का सत्ता बदलने का इंतजार नहीं करती। और जो ये किसान आंदोलन है, ये सत्ता को बदल के रहेगा। जो ये मोदी जी की तानाशाही रवैया है ना, इनके अहंकार को तोड़ के रहेगा। अहंकार तो रावण का नहीं चला, कहते हैं रावण तो अमृतधारी था, वो भी मारा गया, नहीं मारा गया। तो जब किसी भी शासक ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी राजा ने देश की जनता के हितों का ख्याल नहीं रखा है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। कहते हैं कि जब आदमी के पास पावर आती है, ताकत आती है, तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है। फलों से जो लदा हुआ वृक्ष है वो झुकना चाहिए। अगर वो फलों से लदा हुआ वृक्ष झुकता नहीं है तो वो टूट जाता है। तो प्रधानमंत्री को या बीजेपी को इस समय शासन सत्ता मिली है, तो इन्हें जनता के लिए काम करना चाहिए। और अगर ये जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो जनता से बड़ी कोई भी पंचायत नहीं होती है, कोई भी अदालत नहीं होती है। अच्छा, ये सरकार अगर बिल वापस ले लेती है तो फिर वो सरकार ठीक है? नहीं, हम सरकार को बदल के मानेंगे, क्योंकि हमें भी पता है ये सरकार बिल वापस नहीं लेगी। सरकार जो है पूंजीपतियों के पंजे में घिरी हुई है। अगर सरकार को बिल वापस लेना होता तो सरकार अब तक बिल वापस ले चुकी होती। ठीक, चलो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.